इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी क्या रेट है। जैसे मैं कहूं कि आप बाइक चला रहे हो या कोई गाड़ी चला रहे हो, मैं पूछूं कि इस समय स्पीड क्या है, हो सकता है कि आपकी स्पीड उस समय 40 हो। अगर मैं चेंज पूछूं उस समय, तो यानी कि बहुत कम चेंज होगा, क्योंकि आप अगर जब एक सेकेंड के अंदर पे आपकी स्पीड 40 से 60 नहीं हो सकती, या 60 से 40 नहीं हो सकती, यानी कि रेट जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। बोलिए, ये बात समझ में आ रही? यानी कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। मेरे जो है, मैं जब नवोदय में पढ़ता था जेएनवी में, तो वहां पे ना हाउस चेकिंग होता था। तो हाउस चेकिंग में जो है ना, वो जनरली कब करते थे, ऐसे समय पे करते थे कि जिस समय जो है जनरली जो है बिस्तर उस्तर जो भी बुक बुक होती है वो रैंडम में रखी रहती है। तो अब वो क्या करते थे कि यानी कि उस समय अगर जब वो क्या करेंगे, चेक करेंगे, अगर आप उस इंस्टेंट पे अच्छे हैं तो आप अच्छे हो गए, नहीं है तो यानी कि क्या हो जाएंगे, आप बुरे हैं, यानी कि आप जो है सामानों को सही से जो है रखते नहीं। तो सेम चीज यही होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि यहाँ पे जो चेंज होगा ना, वेरी स्मॉल होगा। चेंज जो होगा, चेंज इज स्मॉल। यानी कि रिएक्शन में जो चेंज होगा स्मॉल होगा, चाहे कंसंट्रेशन की बात करें चाहे टाइम की बात करें। तो कहा कि भाई जब बड़े चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, लेकिन छोटे चेंज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डीटी का यूज करते हैं। ठीक है, अब कहोगे डीटी का मतलब क्या होता है, यानी कि चेंज इन टाइम। इंडियन टाइम। यानी कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी चीज की जगह पे अगर डीसी लिखोगे, इसका मतलब है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कुछ भी नहीं अंतर है, बस बिल्कुल सारी चीजें सेम ही है। बस छोटे से चेंज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं, और बड़े से यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि डेल्टा का यूज करते हैं। डीसी। बाकी सारी चीजें जो है सेम हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेंज इन इंडियन टाइम। चेंज इन टाइम, सॉरी। ओके, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, मान लो कि 2a प्लस 3b इक्वल टू, सॉरी, यानी कि मेरे पास कितना है, 4c है। मेरे को अगर जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना रहे ना, तो हाँ बोलिए कृपाल। आप दोबारा समझा दोगे? ओके ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा कि इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी रेट क्या है। जैसे आप कह रहे हो गाड़ी चला रहे हो, मैं पूछूं कि अभी इस समय क्या है स्पीड है। आप, मैं ये नहीं पूछ रहा था जब आप गाड़ी चला रहे थे तो आपकी 0 स्पीड थी, और जब आप मैक्सिमम स्पीड पे थे तो आपकी स्पीड 60 थी या 80 थी। मैं कह रहा हूं कि आप इस समय गाड़ी चला रहे तो उसकी स्पीड क्या है, यानी कि किसी समय पर्टिकुलर पे आके पूछूं, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछूं, तो वो जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने कहा ये कि 2 प्लस, यहाँ पे जो है मैंने क्या कहा कि जब छोटे से चेंज होते हैं तो हम लोग डी का यूज करते हैं, बड़े से चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। सर। देखो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, सारी चीजें सेम ही लिखूंगा, -1/2, और यहाँ पे क्या करूंगा, डी ए बाई डी डेल्टा टी। का यूज, यहाँ पे क्या करूंगा, डी डी, टी। हाँ डी टी का यूज करूंगा। ठीक है, बस हमने कुछ नहीं किया, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ये अंतर है, हेर फेर है। अब ये नहीं कहना कि सर अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि छोटा चेंज है कि बड़ा चेंज है। ये सारी आप लोगों को वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली पता लगेगी। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछ लेते सर हम कैसे पता करेंगे, तो वो मैंने बता दिया कि हमारे हाथ में नहीं है। ये चीजें जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 डी पी डी बाई डी डिवाइडेड टी। डी टी। ओके, प्लस और वन यहाँ, बाई हाँ, वन वन बाई बाय डी डी टी। सी डिवाइडेड बाय डी टी, बिल्कुल सेम है। अगर जब मुझसे पूछा जाए रेट ऑफ अपेरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बोलिए,
डीसी बाय 1/4 DC हाँ, इसमें आपको याद रखना है कि dt by अपीयरेंस, dt mod हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस में कभी भी हम लोग स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते। आपको सिर्फ याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हम लोग स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, del dt by dt mod dA upon d by dt mod upon dt. ओके वेरी गुड। क्या डीबी बाई dt भी होगा? Yes sir. यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जो भी अगर यहाँ पे मान लो कि सपोज डी हो जाता 5D, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते डीबी, सॉरी डी, यहाँ पे सॉरी समझाने के लिए मैंने जो है डी लिखा, लेकिन वैसा होगा नहीं, तो डी बाय क्या हो जाएगा dt। खैर ऐसा आपको सेम नहीं आएगा, या कैपिटल डी आएगा या छोटा डी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मतलब समझने के लिए जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो आपको मैंने एक ग्राफ बताया था, तो यहाँ पे देखिए हम ग्राफ की जो है बात करते हैं। एक साइड मैंने ना रिएक्टेंट रखा, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इधर साइड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और इधर साइड क्या है, टाइम है। मुझे बताइए ये सी नहीं समझना, ठीक है, ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। मैं लिख भी देता हूँ, पिछली बार पूछ रहे थे सर इस ट्राई की बढ़ रहा है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर जो है डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, मुझे बताओ समय के साथ रिएक्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा घटेगा घटेगा, यानी कि रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का बनेगा, यानी कि शुरू में तो ज्यादा होगा और धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम ठीक है, मैं थोड़ा सा ग्राफ सही बना देता हूँ, यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, देखिए शुरू में यहाँ पे मैं समझाने के लिए मैं 3 स्टेप में समझाता हूँ। ठीक है, ओके, शुरू में मान लो कि ये 0 कंसंट्रेशन है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, ऐसे समझाने के लिए ले जाएगा। यहाँ पे टाइम 0 होगा और यहाँ पे जो है मैंने टाइम मान लिया कि जो है 10 मिनट सेकंड जो भी लेना है ले लीजिए। अब मुझे बताइए कि शुरू में कंसंट्रेशन कितना होगा, यानी कि इतना है ज्यादा, यानी कि 20 है। अब देखो जैसे जैसे समय यहाँ पे कम हो गया, यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया समय, तो देखो कंसंट्रेशन कम हो गया, यानी कि समय के साथ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, हटते चले जाएगा। यानी कि इसका जो है ग्राफ देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा। दूसरा ग्राफ मैं बनाऊं प्रोडक्ट के लिए, मेरे पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मुझे बताओ समय के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ में थोड़ा सा देखो क्या समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यस सर, यहाँ पे जो है क्या है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या है, टाइम है। यानी कि प्रोडक्ट जो है वो समय के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा, और जो रिएक्टेंट है समय के साथ क्या हो जाएगा, यानी कि जो है कम होते चले जाएगा। ओके, ये चीजें जो है इसकी एक ग्राफ है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यानी कि जो है समय के शुरू में जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्ट 0 के आसपास है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है यानी कि जो है प्रोडक्ट यानी कि क्या होते जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है, ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्लोप की। वो एक ही ग्राफ में सारा बनाया था, मैं इसीलिए जो है आप लोगों को अलग अलग ग्राफ करके जो है बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देख लेना उसी ग्राफ होगा, मैं यहाँ पे जो है बना देता हूँ रिएक्टेंट वाला ग्राफ, और यहाँ पे सी, और ये जो है रिएक्टेंट है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, टाइम। ठीक है, मेरे को स्लोप निकालना हो, मान लो कि मेरे को इस इंस्टेंट पे स्लोप निकालना है,
हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। Yes, sir. अब ये जो वैल्यू हमने थीटा मान लिया, Yes, sir. आपको पता है कि स्लोप निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan Tan थीटा, theta. tan थीटा, ओके। और या तो आप क्या करते हो, यानी कि tan थीटा की जगह पे अगर जो थीटा ना दिया रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, On base. Perpendicular. ठीक है। यानी कि हम लोग इसको क्या लिखते हैं, यानी कि y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं इन टर्म्स, अगर जो कंसंट्रेशन दिया हुआ अलग अलग टाइम पे, Yes. और यहाँ पे T2 माइनस T1 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं इस ग्राफ के अनुसार से। अब जो भी, या तो आपको जो है स्लोप पहले दिया हो, या tan थीटा थीटा दिया हो, या फिर आपको जो है इसका कंसंट्रेशन और क्या दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो हम लोग इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए मेरे को यहाँ पे बी दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यानी कि बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है बी का, क्योंकि बी घट रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन तो दिया नहीं है। तो मैं यहाँ से देखो रेट ऑफ, सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बोलिए, यानी कि डी माइनस डी ए बाई डी टी, Yes, sir. ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Minus माइनस 1 बाई डीबी बाई डी टी, ओके, Yes. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, ओके, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। मेरे को रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए, वो भी मैं बी का लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा बी के लिए, बताओ, डीबी upon dt, mode. ओके ओके। अब ध्यान से सुनना, डीबी का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, यही तो है। Yes. यानी कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है, Yes, sir. सर ये आपकी कैसा आवाज दिया, नहीं आ रही। ओके, मेरी आवाज जा रही है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। यानी कि ये क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है, ओके। अब देखो कंसंट्रेशन, यानी कि मैंने क्या कहा था कि अगर जब आपको थीटा ना दिया रहे तो आप क्या करोगे, y2 माइनस, इसको y मान लो, इसको x मान लो। और वैसे भी पता है कि ये कंसंट्रेशन है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, क्योंकि ये जो है यानी कि जो है क्या होता है, ये जो है क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी कि कंसंट्रेशन 1 और कंसंट्रेशन 2, यानी कि हमने भाई क्या कर दिया, कंसंट्रेशन 2 में से कंसंट्रेशन 1 को माइनस कर दिया, ओके। और अगर आप 10 में से भी 6 को माइनस करते हो, 6 में से तो मोड लगा हुआ ही है, यानी कि जो वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और वैसे भी हम लोग जब माइनस करते हैं तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर से कितना आ जाएगा 4/2, यानी कि जो है 2 तो आ मोल जाएगा। लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ओके। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को जो है निकाल लिए। आपको मैंने कहा भी था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया रहे या रेट ऑफ अपीयरेंस दिया रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। हम सबसे पहले अब जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके टर्म निकालेंगे, डीबी बाई डी के टर्म में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 डीबी बाई डी टी। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए। No, sir. ओके, अच्छा देखो, आपने डीबी बाई डी की वैल्यू निकाली है, यस कितनी निकाली, 2, यानी कि यानी कि -1/2 इंटू 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 मोल 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ओके। Yes, sir. यस यानी कि इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल लिया, 1 मोल लीटर इनवर्स एंड क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए तो आपसे पूछा क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी कि Yes, sir. ROD पूछा है आपसे। तो ROD ऑफ ए यानी कि DA बाई DT, ठीक है। Yes, और अगर sir. जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sir, माइनस 2 plus B upon D. DA बाई DT, Yes, ओके। sir. यही देख लीजिए, यही तो लिखे -DA बाई DT। अब देखो, यानी कि इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब मुझे बताइए कि रेट ऑफ, यहाँ से जो है DA बाई DT की वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है।
अगर हम dA by dt की वैल्यू निकाले तुम्हारी बात बन जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मोल ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 मोल, 1 मोल, और ये क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो यानी कि मैं इधर माइनस कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन आपको रेट ऑफ डिफरेंस मोड चाहिए तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहीं पे जो है 1 मोल पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं बताइए। सर नेगेटिव। ये नेगेटिव कैसे पॉजिटिव कर दिए, यस सर। ये मोड है ना बेटा, इसके अंदर रखो सर ऊपर रिएक्शन रेट में। रेट ऑफ रिएक्शन में। यस सर। ओके ठीक है, चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है। No, sir. क्वेश्चन यहाँ पे है आपसे, देखो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। मेरे पास क्या है यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस आपको निकालना, सबसे पहले हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बोलिए, -1 Minus one of delta dP upon dQ upon dt. मैं भी लेती हूँ। वेरी गुड। अच्छा ना, क्या हो गया किंजल, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी आईडी से हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कोई भी आईडी से जुड़े, बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप सीखो। आपका मेरा मकसद ये होता है कि आप किसी भी आईडी से सीख जाओ, आपका पेपर निकलना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपके सामने क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, ये लिख लिया। देखो यहाँ पे Q बाई टी दिया हुआ, इसका मतलब है यानी कि Q बाई टी दिया हुआ यानी कि dQ डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ये वैल्यू में निकालनी है, लेकिन इस बार कंसंट्रेशन का दिया नहीं है, हम लोग क्या करते हैं स्लोप निकालते हैं। स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan Yes, थीटा sir. जो होता है वो कैसा होता है, ये पूरा कितना हो जाएगा 1 y2 minus y1 upon t2 minus t1. हाँ, लेकिन इस बार तो आपके पास y2 माइनस y1 है ही नहीं, क्या वैल्यू दिया है क्या, No. नहीं। तो यहाँ पे इस बार एंगल दिया है, तो ये एंगल पूरा 180 होता है, आपको पता है ये एंगल कितना होता है 180 degree. 180। ये कितना दिया हुआ है 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135, 35. यानी कि tan थीटा की जगह पे 135 रख देते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है -1 हो जाती है, यानी कि मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास क्या हो गया कि ये जो वैल्यू क्या निकली dQ बाई dt। अच्छा ना, इसको ना मैं एक बात बता रहा था, कई जगह ना Q को ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो आप समझ जाना कि जैसा लिखा हो तो वैसे, जैसे देखो मैंने कई जगह पे dQ लिखा हुआ है, या कई जगह पे इससे भी लिखा हुआ रहता है, डी को कहते हैं छोटा चेंज है, तो कंसंट्रेशन को बीच में हम लोग जो है डब्बे में रखते हैं। तो अगर ऐसा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग dQ बाई dt के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो है यहाँ से dQ बाई dt की वैल्यू तो निकल गई, जो है 1 मोल, और ये वैल्यू कैसी है आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो है जो ये रेट ऑफ क्या है डिसअपीयरेंस है, और डिसअपीयरेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, यानी कि यही तो वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या है कि मैंने कहा कि जब भी मेरे को ना सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पे पहुंचना है, तो मैं लिखता हूं ROR, तो मेरे पास dQ बाई कितना है -1/3, और ये क्या हो जाएगा dQ डिवाइडेड बाई dt। मैं वैसे लिख देता हूं जैसे आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, यानी कि -1/3 dQ बाई dt हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि आपके पास dQ बाई dt की वैल्यू पता है कितनी Yes, निकाली sir. 1 मोल, मोल. यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा -1/3 Yes, sir. लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। No. ओके, अब आपसे पूछा है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, तो आपसे पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर क्या हो जाएगा
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। ठीक है, यानी किस प्रकार से, और आपको पता है यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस में लिखता हूँ क्योंकि मुझे अपीयरेंस निकालना है, और रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला मुझे पता है, वो क्या होता है, डी आर बाई डी टी। और ये वैल्यू आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, -1/3। -1/3 mol liter inverse second inverse। ठीक है, और आप ये वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे -1/3 को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/3 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ के क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई कौन कौन से, पहला हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो है मेन मेन बातें कर रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि कौन रिएक्टेंट जो है यानी कि किस टाइप के रिएक्टेंट जो है यानी कि इफेक्ट डालता है। मैं आपको पूछता हूं, मेरे पास एक कंपाउंड है आयनिक, दूसरा है कोवेलेंट। ठीक है, मुझे बताओ कि कौन अच्छे से बंधा होगा। कोवलेंट। सर कोवलेंट। सर आयनिक। आयनिक, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जो जितना अच्छा बॉन्ड बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, यानी कि उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। जो जितना ज्यादा अच्छे से बंधा होगा यानी कि वो उतना अच्छा, यानी कि इसके अंदर बीच में टकरार नहीं होगा, तभी तो वो अच्छे से बंधे हुए हैं। टकरार होने लगेगा तो दूर दूर हो जाएगा। तो जिस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यानी कि कौन जल्दी जो है यानी कि जो है अपना और एनर्जी को कम करना चाहेगा, तो कोवेलेंट की रेट नहीं, आयनिक तो स्टेबल है। आपको भी दूसरा पॉइंट समझाता हूं फिर समझ में आएगा, 2-3 पॉइंट समझाता हूं तो खुद ही समझ में आएगा। मेरे पास एक और एग्जांपल लेता हूं, होमोजेनियस रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं एंड हेट्रोजीनियस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। हेट्रोजीनियस का ज्यादा होगा। अच्छा, जैसे मैं समझाता हूँ कि मेरे को बताइएगा कि एक जगह है, मैं चाहता हूँ कोई मेरी क्लास को मुझे मिली कि मेरे को जो है कहना है कि ये होमवर्क करके लाना है। एक में जो है बदमाश बच्चे हैं, ये बच्चे हैं और पढ़ने वाले नहीं, क्या वो जल्दी से होमवर्क बनाएंगे या धीरे से, धीरे सर, देर यानी कि बहुत देर से बनाएंगे। यानी कि सारे सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज है। जब सारे सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज है तो ये जल्दी से रिएक्शन करना चाहेगा, सारे के सारे रिएक्शन करने जाएंगे। लेकिन अगर ये क्या होंगे, कुछ कहेंगे कि मैं करूंगा नहीं सर, मैं करके लाया हूँ, कुछ बोलेगा सर मेरे यहाँ ये हो गया था वो हो गया था, यानी कि ये क्या करेंगे, एक्सक्यूजेस देंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ना, वो उतना जल्दी जाना चाहेगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखिए इस समय के स्टूडेंट है ना, वो ज्यादातर नीट और जेई में जाना चाहते हैं। कहोगे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पास करने के बाद जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर जब मैं कंपेरिजन बताऊं तो करीब करीब 15 लाख सॉरी 22 लाख इसमें देते हैं और 16 से 17 लाख जो है इसमें एग्जाम देते हैं। लेकिन बताऊं बाकी एग्जाम में 5 लाख भी स्टूडेंट नहीं देते हैं एग्जाम, खाली सीट रहती है। आप अगर जो देखोगे, अगर जो आप कहोगे कि मैं हिंदी से ऑनर्स करना चाहता हूँ इंग्लिश से, तो आपको उसकी कोई कंपटीशन नहीं है क्या, आपके जब भी देखना तुरंत जो है आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेकिन आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ गवर्नमेंट के, या फिर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ, तो वहां पे आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि एक बार मेरे यहाँ पे जो है मैं पास कर जाऊंगा तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पे भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा।
इसी कारण से रेट ऑफ रिएक्शन जितना अच्छा स्टेबल बन रहा होगा, जितना अच्छा कॉलेज होगा, आपकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। दूसरी, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप अगर जैसे सपोज करो कि उस बच्चे को क्या दिक्कत, जिसके पापा करोड़पति है, जैसे मान लो कि एक अंबानी के बेटा ने क्या इंजीनियरिंग किया, क्या डॉक्टरी किया, क्या नहीं किया ना, क्योंकि इसको पता है कि मेरी जो है रिएक्टेंट यानी कि मैं पहले से स्टेबल हूँ। ये कौन करता है, जिसके पास स्टेबिलिटी नहीं होती है। जो पहले से स्टेबल है तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। हमने कहा कि भाई प्रोडक्ट अच्छा स्टेबल बन रहा है तो यानी कि क्या होगा, वो जल्दी से बनना चाहेगा। लेकिन मैं कहूँ कि रिएक्टेंट ही स्टेबल है तो क्यों प्रोडक्ट बनना चाहेगा, तो यानी कि जो है प्रोडक्ट जो है नहीं बनना चाहेगा। अब मुझे बताइए कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। वेरी गुड। यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं पहला पॉइंट फिर से समझाता हूँ कि आयनिक में क्या होता है कि स्टेबल ज्यादा होता है, जिस कारण से धीरे धीरे यानी कि जो प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहेगा, कोवेलेंट जो है बनाना चाहेगा। लेकिन कई केस में अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो फिर आयनिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है कि कैसा केस आ रहा है, उस पर हम लोग जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको क्या बताऊं, आपको मैं बताता हूं। मैं सेकेंड पॉइंट सरफेस एरिया पहले बता देते हैं या फिजिकल स्टेट बता देते हैं। 7-8 है, मैं सीक्वेंस में बताना चाहता हूं ताकि कि आपको जो है समझ में। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ओके, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल का स्टेट का मतलब आप लोगों को पता है टोटल कितने स्टेट होते हैं फिजिकल में, 5 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड गैस। लिक्विड एंड गैसेस। गैस। ठीक है, मुझे बताओ कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, सर गैस। सॉलिड। ओके, यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, सॉलिड सॉलिड। की। अच्छा, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सर गैस। सॉलिड। सॉलिड। यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि सॉलिड। सॉलिड हो जाएगा। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉइंट लिखना था, तो मैंने इसलिए इसको चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है ये होता है गैस की जो है रैंडमनेस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। यस अब सर। देखो, आप देखे हो कभी पार्टिकल को घूमते हुए, यस सर। आप लोग अगर देख विंडो की खिड़की से देखोगे, देखना कितने सारे जो है डस्ट के पार्टिकल जिग जैग मोशन जो है घूमते हैं। यस सर। यानी कि इसकी एनर्जी क्या होती है, रैंडमनेस एनर्जी इज हाई। इसकी रैंडमनेस एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि हाई हो जाती है। अब जब इसकी रैंडमनेस एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। तो मुझे बताओ कि ये क्या चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यस सर। यानी कि सबसे पहले कौन यानी कि रिएक्ट होना चाहेगा, गैस। गैस। गैस की रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। फिर Yes. किसका होता है, लिक्विड। लिक्विड का। फिर किसका होता है, सॉलिड। सॉलिड का। यानी कि फटाफट से जो है गैस रिएक्ट होना चाहेगा, फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड होगा। इसीलिए देखना सॉलिड जो है थोड़ी सी रिएक्टिविटी में जो है पीछे रह जाता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। क्या सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। यस सर। ये थर्ड पॉइंट बात करते हैं सरफेस एरिया।
ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि आप लोग जो है कैसा चाय बनाना पसंद करेंगे। मैं यहाँ पे कप बना दे रहा हूँ, पता नहीं आपको कप दिखेगा या नहीं दिखेगा। खराब कर दो मुझे। ठीक है, मान लो ये कोई कप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है क्या करा, दूध पानी डाल के रख दिया। Yes, sir. अब मेरे पास दो है, एक क्रिस्टल है और इसी को मैंने सेम साइज को टुकड़े टुकड़े में कर दिया। ठीक है, मुझे बताओ कि कौन जल्दी डिसॉल्व होगा। टुकड़े यानी कि ये जो है छोटे यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल है। अच्छा मुझे बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। तो ये ए है और ये बी है, किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बी का। ए का होगा या ए का होगा। और कोई कुछ बताना चाह रहे हैं। No, sir. सबका ए आ रहा है कि किसी का बी भी आ रहा है। सर बी होगा। ओके, कौन कौन जो है बी पे हाथ मार रहे हैं, मतलब कौन कौन जो है बी को जो है रेज हैंड कीजिएगा। ओके, 4 लोग 5 6। इसका राइट आंसर जो है बी होगा। आप कहोगे सर कैसे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब आपके पास क्या है कि ये मान लो सपोज करो कि एक छोटा सा क्रिस्टल है, मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो देखो क्या ये वाला एरिया एक्सटर्नल हो गया क्या। ये तो चलो एक बार में आता ही, यानी कि देखो ये वाला एरिया क्या एक्सटर्नल हो गया क्या। यानी कि जितना छोटा होगा यानी कि क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा सरफेस एरिया क्या होगा जिसका ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। जल्दी जल्दी वो रिएक्ट करेगा ना, चारों तरफ उसके अंदर जो है घुलेगा मिलेगा। यानी कि जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर तरीके से उस पर जो है अटैक हो सकेगा। बेसिकली रिएक्शन क्या है, यानी कि उसके पार्टिकल्स को चारों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। और जैसे जितना ज्यादा जगह से अटैक करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो यानी कि उसके पास ज्यादा ऑप्शन है अटैक करने का, वहां पे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, चौथी हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा मुझे बताइए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे या कम होंगे। ज्यादा होंगे। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ज्यादा होगी, यानी कि जो है नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत बोलते मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, सीखने का प्रयास कर रहे हो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी यानी कि नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर जिन्होंने मेरे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने इसको एक टाइप का क्वेश्चन कराया था कि बल्ब 100 वाट का, उसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए बताया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो जाएगा और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है, h म्यू हो जाती है। और अगर जो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने इसका नाम सुना है AGBR का। यस सर। ये कहाँ पे यूज होता है, बल्ब में यूज नहीं होता है, और कहाँ पे होता है बताइए। बोलिए कहाँ पे, नहीं चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने पुराने जमाने वाला कैमरा देखा है, यस सर। उसका जो रील बना होता था तो वो इसी में यूज करता था। खींच मेरी फोटो जो होता है ना, उसमें जो रील बना होता है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो है हम, हाँ बोलिए क्या बोले सर, फिल्म वगैरह में यूज होता है ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी कि जो रील बना होता है वो क्या होता है, AGBR का बना होता है। अब देखो जितना ज्यादा यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ेगा उतना जल्दी इससे टूट जाएगा AG+BR में। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाता है, यानी कि जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है क्या करेगा, इफेक्ट करता है, यानी कि इन सब चीजों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस पॉइंट से
आपके एक नीट में करीब करीब जो है 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने पेज ऐड कर दिया, गलती कर दी। चलिए कितना था, 5th नंबर था। यस सर। हाँ, अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। ठीक है, कैटलिस्ट की हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो बात करते हैं, मैं यहाँ पे ना प्रेशर टर्म भी समझा देता हूँ, छोटा सा टर्म है। प्रेशर जनरली ना गैस वाले टर्म पे ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये बाकी जगह पे इफेक्ट नहीं डालता है। अगर जो सॉलिड लिक्विड होगा तो वहां पे नहीं वर्क करता है। प्रेशर वाला जो भी टर्म आएगा, यानी कि जो इफेक्ट डालता है वो कहाँ डालता है, गैस में डालता है, और बहुत कम हम लोग जो यानी कि इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 6 कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या करता है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? जो सर वो रिएक्शन। हाँ, वेरी गुड। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस rate of reaction in the chemical reaction without involvement। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, लेकिन वो खुद उसके अंदर मौजूद नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, जैसे आप लोगों के स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, वो आपको पढ़ाते तो हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बैठते नहीं है आपके साथ। क्या बैठते हैं क्या? नहीं। यानी कि वो क्या करते हैं, आपको जितना अच्छा पढ़ाते हैं आप उतना अच्छा नंबर लेके आते हो। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं। यानी कि वो आपको पढ़ाएंगे और आपको खुद एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लो कि कैटलिस्ट करता क्या है, क्योंकि आपको जो पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो मेरे पास क्या है कि कोई ये है कुआं है, गिलास नहीं है, ये कुआं है। ठीक है, कुएं में जो हमने क्या कर दिया कि एक पाइप को गिरा दिया। ठीक है, मान लो पाइप गिर गया, अब बस समझ जाना कि पाइप ही गिरा हुआ है। अब निकालने के 2 तरीके, एक आदमी जाएगा यहाँ से जो है इसको पूरा जो है कुएं में, आप लोगों ने कुआं देखा है? यस सर। इसमें जो है जब बनाते हैं ना तो इस तरह की कड़ी डाल देते हैं ताकि कि जब कुछ दिक्कत हो तो हमें जो उतरने के लिए जो है मदद मिले। अब एक तो तरीका है कि इसको कुएं के नीचे उतरो और जो है यानी कि निकाल लो। दूसरा तरीका है कि एक रस्सी डालो और यहाँ पे जो है हुक डालो और इसको जो है खींच के निकाल लो, यानी कि दूसरा तरीका है। सेम काम, अब इसमें पहले वाले काम में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी, दूसरे वाले काम में यानी कि क्या कर रहे हैं, कम मेहनत लग रही है। ये क्या करता है कैटलिस्ट, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। मैं समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैं पहले एक ग्राफ लेता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ है और एक कोई रिएक्टेंट है यहां से, और इसको एनर्जी लग रही थी और यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, ये रिएक्टेंट है यस सर। और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि अब हमने क्या करा कि ऐसा कैटलिस्ट डाला कि उसने क्या करा कि उससे कम एनर्जी पे ही क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। देखो अभी भी प्रोडक्ट सेम बन रहा है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देने से प्रोडक्ट की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा बनेगी। ऐसे Yes. समझो कि मान लो कि क्लास में 100 बच्चे हैं। मैंने कहा कि पहले जो है यानी कि 90% से जो बच्चे होंगे उन्हीं को जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो है पर्टिकुलर किसी कॉलेज में भेजेंगे। लेकिन अब हमने क्या कहा कि नहीं, अब हमारे जो है एक भी बच्चे नहीं आए या 1-2 बच्चे आए, 2 बच्चे आए,
हमने क्या करा कि नहीं भाई अब जो है 70% बच्चे आएंगे, तो यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, increase, यानी कि इंक्रीज हो जाएंगे। सेम काम यहाँ पे ये भी करता है कि ये क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिस कारण से प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा बनती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ कि मान लो कि आपको कोई चीज याद नहीं हो रहा, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लास में शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसी भी का जो है पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप बुक के तरीके से बनाते हो तो 1 से लेके 1.3 मिनट लगेगा या 1.5 मिनट के करीब करीब लगेगा, ठीक है। लेकिन हम आपको तरीका बताएंगे कि 1 सेकंड में बनाए, यानी कि आपका काम तो अभी भी वही बना रहे हो, याद कर रहे हो, सवाल वही बना रहे हो, लेकिन समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है, यानी कि आपकी मेहनत को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल सुनिए, मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो मान लो कि एक पत्थर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि 3 चाइल्ड है। अब वो इस बड़े पत्थर को जो है धक्का देना चाहते हैं, देखना वो धक्का देंगे तो नहीं निकलेगा, यानी कि नहीं, इधर से जो है रोड के बीच में है तो इसको जो है हम धक्का देके जो क्या करते हैं, इधर से उधर करना चाहते हैं, तो देखिएगा नहीं होगा। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, जैसे देखिएगा जोर से बोलो, हल्ला बोला, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं, या भगवान का नाम लेके कहते हैं जोर लगा के, ऐसा है, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं। आप लोग के उधर भी ऐसा कुछ बोला जाता होगा, ठीक है। Yes. हाँ, तो यानी कि जैसे उसको बोला जाता है तो फिर देखना वो क्या करते हैं, यही 3 लोग इसको क्या करते हैं, यानी कि उलट देते हैं। तो वही है, यानी कि एक तरह से आपने क्या डाला, कैटलिस्ट डाला, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रिएक्शन में, आपके इस पत्थर के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है कि आपके लेवल को इंक्रीज कर दे रहा है, जिससे आप इस पत्थर को क्या कर दे रहे हो, इधर से उधर डिस्प्लेस कर दे रहे हो। ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी जो एनर्जी क्या हो जाती है, कैटलिस्ट डालने पे कम हो जाती है, जिस कारण से नंबर ऑफ प्रोडक्ट की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, yes, sir. Yes, sir. सिक्स पॉइंट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। 7th. अच्छा 7th है, yes, अच्छा sir, सॉरी, 7th पॉइंट की हम बात करते हैं, टेम्परेचर। आपके बोर्ड में पूछा जाता है कौन कौन से फैक्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं, तो आप इनमें से कोई भी 5 लिख देना और 1-2 पॉइंट लिखना हो तो लिख देना, ठीक है। टेम्परेचर, अच्छा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, Zat. ज्यादा होगी, और जिसकी टेम्परेचर एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, sir, unstable, Stable. अनस्टेबल होगा। यानी कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होता है, unstable, अनस्टेबल होता है, unstable, ठीक है। जैसे देखना, आप लोगों ने कभी देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जिसके पास देखना एनर्जी ज्यादा होती है तो कभी इधर भागेगा कभी उधर करेगा। जो स्टेबल लोग होते हैं, देखना सरकारी नौकरी वाले लोग जो है कभी किसी को नहीं छेड़ते हैं, या जो भी अच्छे जगह कॉलेज में होता है वो आराम से जो है, यानी कि क्या करते हैं, बिल्कुल आराम शांत से बैठे रहते हैं। तो वैसे भी कहा भी गया है, विद्या जिसके पास होती है वो बिल्कुल शांत चित्त एकदम आराम से बैठा होता है, और जिसके पास नहीं होती है वो देखिएगा किस तरह जो है भटकता है। खैर हमारा मकसद ही पूरा चेंज हो गया है। इस समय जो है शिक्षा का मतलब पहले क्या होता था कि ब्रेन को डेवलप करना, लेकिन इस समय के अनुसार से क्या है कि हम कैसे नौकरी पा सके और कैसे नंबर ला सके। खैर ये हमें ऐसा सिस्टम है तो हमें ऐसा ही अभी जो है चलना पड़ेगा। ओके, चलिए ये तो चीजें हम लोगों ने सीख ली, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एनर्जी इंक्रीज होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी होगा, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा। कहा गया इफ वी इंक्रीज 10 degree Celsius, then rate of reaction increases 2 or 3 times। ये क्या होता है कि अगर आपने, जनरली मैं बता रहा हूं, हर बार ऐसा नहीं हो, लेकिन जनरली क्या होता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना तो 2 और 3 टाइम्स क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। अच्छा जैसे मैं बताता हूं, आप लोगों को
चाय बनाना, ठीक है, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया, सपोज करो आप लोगों को चाय बनाना, क्या हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि पतीले में जो है रख दिए चाय, पानी और जो है क्या कहते हैं, चीनी, सब चीज डाल दिया ना, हाँ ठीक है, मान लो सब चीज रख दिए, क्या चाय बन जाएगा? No, sir. नहीं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसका Yes. मतलब है कि अगर आपने ऐसे बनाओगे ठंडे पानी में तो चाय तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं कुछ और बन जाएगा, काफी कड़वा लगेगा। दूसरी बात, आपको अगर जब मेहमान आया तो क्या हो जाएगा, आके चले जाएगा और आपका चाय जो है बनते रह जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। समझ में आया क्यों हम लोग जो है चाय जल्दी पकाने के लिए इसको Yes, करते हैं? ठीक है, तो इसलिए Yes, हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब मेरे ख्याल से लगभग लगभग हमने जो है सारे पॉइंट पढ़ ली। अच्छा, एक और टर्म बचा है, कंसंट्रेशन, ये भी सुन लीजिए। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या करता है कि रेट ऑफ, सपोज करो रेट ऑफ जनरली या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स upon the amount of concentration या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आप ले रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा इनिशियल में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा वो रिएक्शन फास्ट करेगा या स्लो करेगा? sir. फास्ट करेगा। ऐसे समझो कि मान लो कि आप लोगों ने सुबह सुबह जो जल्दीबाजी में नाश्ता नहीं किया, स्कूल चले गए और फिर जो है दोपहर में आए 3 बजे, आपको बड़ी जोर से भूख लगी है, तो आप क्या करोगे, फटाफट से रोटी खाओगे। Yes, लेकिन मान लो कि सपोज करो कि आपके पापा आए शाम 6 बजे और वो आपके लिए कुछ सामान लेके आए खाने के लिए, ठीक है, और जैसे सामान लेके आए फिर आप रात में खाना खाओगे, तो यानी कि क्या है, आपके स्टेप यानी कि जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, बाद में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, यानी कि जो है कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा, इट डिपेंड्स या समटाइम्स लिख देते हैं क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है, समटाइम्स इट डिपेंड्स upon the product concentration। ये ना कुछ रिएक्शन में प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि उसके प्रोडक्ट में, यानी कि जो है वैसे जनरली नहीं करता है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि कुछ टर्म होते हैं वहां पे वो क्या करता है कि ये प्रोडक्ट भी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, इन सम रिएक्शन या समटाइम्स it does not depends upon the reactant concentration। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पे रिएक्टेंट पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी कि जो है वो जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो होता है वो पूरे रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है अफेक्ट नहीं करता है। बोलिए, कंसंट्रेशन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन सा करता है, कंसंट्रेशन करता है, आपको बता दिया। ठीक है, टेम्परेचर करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का कैसा होना चाहिए, ये भी बता दिया है। कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने पीएच नहीं बताया। पीएच का मतलब क्या होता है कि आप जो है उसको कैसा ले रहे हो, मोर एसिडिक ले रहे हो, मोर बेसिक ले रहे हो, या लेस एसिडिक ले रहे हो, या लेस बेसिक ले रहे हो, किस टाइप का सॉल्यूशन ले रहे हो, इस पे भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये जनरली ये सारे जो टर्म नीचे वाले ना बहुत कम इफेक्ट करते हैं। फिर आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है पानी में आप डिजोल्व करने के बाद उसमें आयन के फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये भी क्या करता है, यानी कि जो है इफेक्ट करता है। रेडिएशन ऑफ लाइट, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। The first four factors generally affect the rate of almost all reaction। ये जो शुरू के चार है ना, ये जनरली क्या करते हैं कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है डिफेक्ट करते हैं, while other factor are specific to some reaction only। और ये जो होते हैं यानी कि क्या होता है कि सम रिएक्शन में जो क्या करते हैं, यानी कि जो है इफेक्ट करते हैं। आपके बोर्ड में आएगा तो आप लोग जो है पॉइंट लेके उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। Yes. जैसे देखो उन्होंने दिया है कंसंट्रेशन टर्म जो है कैसे इफेक्ट करता है। वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट प्रोपोर्शनल इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। समय के साथ देखो कंसंट्रेशन जो है धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Come. सो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पासेस ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय कम होते चले जाएगा रिएक्शन क्या होते चले जाएगा, कम होते जाएगा। सिंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, यानी कि जो है रिएक्टेंट जो है डिक्रीजेस होते चले जाएगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा होगा। ज्यादा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं Yes, sir. नेचर ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो होगा रिएक्शन जो है किसका होगा, गैसेस स्टेट का होगा, Yes, फिर sir. रिएक्टेंट का हो जाएगा, फिर यानी कि इस प्रकार से जो है रेट ऑफ ऑर्डर इसका जो हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, उसका जो है इंक्रीजेस रेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी Yes. मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर Yes, केमिकल sir. नेचर ऑफ रिएक्टर, कैसा बॉन्ड है, कि ज्यादा बॉन्ड है कि कम बॉन्ड है, तो इन सब चीजों पे भी आपका जो है हमने जो है वहां पे 3-4 पॉइंट बताया था, यहाँ पे उन्होंने एक ही पॉइंट लिया है। तो सिमिलर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर Slow. कैटलिस्ट क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जितना पॉजिटिव होगा उसकी एनर्जी को कम कर देगा, हेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और वो क्या होगा उतना जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर जो नेगेटिव होगा तो रेट ऑफ जो है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर ठीक है, फिर मैंने रेडिएशन बताया, फोटोकेमिकल सेल में जो है या फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो है क्या होता है, इनका जो है यूज करते हैं। और प्रेशर जो कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ गैसियस रिएक्शन में यूज होता है। ओके, अब बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. No, sir. चलिए, तो आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेट लॉ के बारे में बताता हूँ। आप लोगों की इसके बाद क्लास तो नहीं है ना? No, sir. No. चलिए हम बात करते हैं रेट लॉ के, ज्यादा नहीं लूंगा, बस समझाने के लिए, ताकि कि आप लोगों को यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी कोई ना रेट नहीं बता पा रहा था, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन इसके बीच में परफेक्ट नहीं बता पा रहा था कि भाई प्रोडक्ट का कैसे होगा, रिएक्टेंट का क्या होगा, इंडिविजुअली की हम बात कर रहे थे। तो रेट लॉ क्या कहता है कि ये एक्सप्रेशन बताता है, इट गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये बेसिकली क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ 2A प्लस 3B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको प्रोडक्ट लिखते हैं। मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं कि मेरे पास मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ए को डबल करने पे और ये जो है कितना हो जाता है आपका, ये भी डबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 1। देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर जब कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो तो रेट भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी इसका पावर कितना हो जा रहा है, यानी कि डबल हो जा रहा है। Yes, sir. अब अगर मैं कहूं कि बी को आपने डबल किया या 4 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है, आर ओ आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी टू द पावर कितना, 2 के, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने जो है कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दिया, रेट डबल हो रहा है, नहीं सॉरी उल्टा हो जाएगा, 2 टाइम्स करोगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, यानी Yes. कि
तो यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दोनों को टर्म को ऐड कर दूं तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2। और यहीं पे ROR जो है लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा k a टू द पावर 1 और b टू द पावर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना 1 और 2, Yes. ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। ठीक है, ये नहीं कि मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए हाइपोथेटिकल ले लिया हूँ, ऐसा सिचुएशन बनाया हूँ, लेकिन हम लोग जो है जनरली क्या करते हैं, ये वैल्यू जो है कहाँ से निकलती है, एक्सपेरिमेंट से। हम सीधे सीधे नहीं कह सकते किसकी वैल्यू यहाँ से है। जैसे कई बार जो है ना बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, बच्चे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही होता है, ये कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा लग पाता है, लेकिन जनरली सभी क्वेश्चन में जो है ये नहीं लग पाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेट लॉ क्या करता है, यानी कि बताता है। फिर अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चीजें जो है आगे और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। और ये आपकी क्लास नहीं को रखते हैं।